everyone, Yogita this side. So we were on this chapter solutions, and in that we were doing concentration terms, right? So in the last video I had told you about concentration of solution. क्या होता है concentration of solution? The amount of solute present in known amount of solvent or solution, right? उसे हम क्या कहते हैं? Concentration of solution. और मैंने आपको बताया था that there are various methods to determine the concentration of solution, और उन्हें हम क्या कह देते हैं? Concentration terms. ठीक है, तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो हमने डिस्कस कर ली थी, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय वॉल्यूम. तो आज हम करेंगे कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड दोज आर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, राइट? एंड दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आ जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, इवन आफ्टर क्लास 12, whenever you will perform experiments in chemistry lab, you're gonna need the knowledge of these concepts in some or the other way, right? तो चलो स्टार्ट करते हैं, और इनको डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है, जो आप कर चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के इस टॉपिक के लिए, ठीक है. सो लेट्स रिवाइज देम फर्स्ट. तो सबसे पहले हम करते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है. क्या करते हैं? मोलिकुलर मास, ठीक है. तो मोलिकुलर मास आप कर चुके हो 9th क्लास में, ठीक है. क्या करते हैं मोलिकुलर मास, आप कैसे फाइंड आउट करते हो? एक मोलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके मासेस को आप क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? उस मोलिक्यूल का मास आ जाता है. फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास क्या है? NaCl है, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? NaCl क्या है? एक मोलिक्यूल है. इसका मास, मोलिकुलर मास मान लो मुझे क्या करना है? कैलकुलेट करना है. तो कैसे करोगे? सोडियम का मास, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे क्लोरीन के मास को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम का मास कितना होता है? 23. और कितने एटम्स प्रेजेंट है सोडियम के? एक ही एटम प्रेजेंट है, तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस क्लोरीन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 1 ही है, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5, ठीक है. तो इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 23 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा 58.5 यूनिट्स, ठीक है. तो ये क्या हो गया? मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, ठीक है. ऐसे ही मान लो मेरे पास क्या हो? CO2 हो, तो कार्बन का मास कितना है? 12, और एक ही एटम है कार्बन का, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने हैं एटम्स ऑक्सीजन के? 2, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 12 प्लस 32, ये क्या आ जाएगा? 44 यूनिट्स. ये क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास आ गया, ठीक है. और एक और चीज़ है, ठीक है, जो पता होनी चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि जो एटॉमिक नंबर है उससे हमेशा डबल होता है एटॉमिक मास, ठीक है, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो एटॉमिक मास है एक एलिमेंट का, वो उसके एटॉमिक नंबर से डबल है, ठीक है. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही हो. फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. तो इस हिसाब से तो एटॉमिक मास उसका 22 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता. कितना होता है? 23 होता है ना. क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर पे डिपेंड करता है. तो न्यूट्रॉन के जो है, कभी कभी 1 या 2 ज़्यादा न्यूट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उस कारण जो एटॉमिक मास है वो 1 या 2 यूनिट इंक्रीज हो जाता है. प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वली होते हैं, ठीक है. सिर्फ न्यूट्रॉन के कारण जो एटॉमिक मास है वो कई बार एटॉमिक नंबर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर से बिल्कुल डबल ही होगा एग्जैक्टली, ठीक है. तो आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होने चाहिए मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए, राइट. ओके, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मोलिकुलर मास को, कि जितने भी एटम उसमें प्रेजेंट हैं उन सबको आप, उन सबके मासेस का आप क्या कर दोगे? सम कर दोगे, तो आपके पास मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. 9th क्लास में पढ़ते हो आप मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है. और वहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट करने हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, है ना. तो आपके पास क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स. अगर आपके पास जो मास गिवन है, ठीक है, जो क्वेश्चन में मास गिवन है उस सब्सटेंस का, उसको आप उस मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर दोगे, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. मोलिकुलर मास मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है? वाटर है, ठीक है, और उसमें क्या बना हुआ है? NaCl का सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पर क्या है? NaCl सोल्यूशन है, सेलाइन सोल्यूशन है, ठीक है, इन वाटर, ठीक है. और मुझे क्या निकालने हैं? सोडियम क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूशन में कैलकुलेट करने हैं, और हमें ये दे दिया कि इसके अंदर 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है. 2 ग्राम NaCl जो है वो 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, ठीक है. और हमें कह दिया कि क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, किसके? सोडियम क्लोराइड के. तो गिवन मास कितना है? 2 ग्राम, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? N, इट इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है? 2,
तो 2 डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास, सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास कितना है 58.5, तो 2 डिवाइड बाय 58.5 इसको कैलकुलेट कर लो, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.03 आ जाएगा। तो इतने मोल्स जो है सोडियम क्लोराइड के प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, किया हुआ है आपने 9th क्लास में। ठीक है, तो यही बताना था मैंने आपको कि मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। सम कर दो एटॉमिक मासेस का, जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो जो मास गिवन है उस सब्सटेंस का उसको डिवाइड कर दो उसके मोलिकुलर मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और एक यूनिट कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए कुछ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो 1 लीटर है, ठीक है, वो उसमें क्या होते हैं 1000 ml होते हैं। ठीक है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, और कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो 1 लीटर है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, कि जो 1 लीटर है वो कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता होता, कन्फ्यूजन हो जाती है। 1 लीटर तो 1000 ml के इक्वल होता है, ये तो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। 1 लीटर इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिलीलीटर इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 लीटर 1000 ml के इक्वल है, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। तो ये यूनिट कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। ठीक है, और ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या किया हमने, एक तो मोलिकुलर मास कर लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स देख लिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये यूनिट कन्वर्जन्स 1 लीटर 1000 ml, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो आज हमने डिस्कस करनी है, एंड दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, क्या है मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute dissolved per liter of solution। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हैं, वो क्या हो जाती है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हो जाती है। देखो जो बेसिक चीज़ है ना, ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हम सॉल्यूशन या सोलवेंट के अमाउंट को फिक्स कर देते हैं, उसमें सोल्यूट का अमाउंट चेक करते हैं। तो हर एक कॉन्सेंट्रेशन में काम वही होना है, हम सॉल्यूशन के अमाउंट को फिक्स कर देंगे। अब वो किस तरह हम अमाउंट उसकी चेक कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, मास चेक कर रहे हैं, क्या यूनिट्स रहेंगी, वो हर टर्म में डिफरेंट रहेगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जैसे मास परसेंटेज थी, तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन का मास लिया और उसमें चेक किया कि सोल्यूट का मास कितना है। सॉल्यूशन के अमाउंट को हमने वहाँ पर फिक्स कर दिया था कि जो मास है वो कितना रहेगा, उसके अंदर 100 ग्राम रहेगा। 100 ग्राम में हम ये चेक करेंगे कि सोल्यूट का मास कितना है। इसमें भी हमने क्या किया, सॉल्यूशन का अमाउंट हमने फिक्स कर दिया कि 1 लीटर है, उसमें हम सोल्यूट के अब नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। तो हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो बेसिक चीज़ है वो वही है कि सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, और उसमें हमें सोल्यूट का अमाउंट चेक करना है। सिर्फ क्या है, मेथड्स अलग हैं उन अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का 1 लीटर अमाउंट है, ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम है सॉल्यूशन की 1 लीटर, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स उस 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे सोल्यूट के, वो उस सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, मोलैरिटी हो जाती है। तो अगर मैं देखो जो मोलैरिटी है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि किस में है, लीटर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में। यूनिट्स का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर यूनिट ध्यान नहीं रखोगे, अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल आता है, आपको फॉर्मूला आता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया न्यूमेरिकल का, लेकिन अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। राइट, आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है वॉल्यूम आपको न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ml के 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ml, और यहाँ पर हम लीटर में वॉल्यूम लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस इन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जब आप इनके न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, अब सिंपल यहाँ से आप यूनिट्स देख सकते हो, क्या बनेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स की यूनिट क्या होएगी, मोल। ठीक है, इसमें हम ई नहीं लगाते तो ये क्या हो जाती है, यूनिट डिवाइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो क्या हो जाएगा, पर लीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर।
ठीक है, कितने मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट है, वो क्या है मोलैरिटी, और यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अभी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास को डिवाइड कर देते हैं मोलिकुलर मास से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो, किसके हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मास ऑफ सोल्यूट किस में हो जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, वो भी किसका हो जाएगा सोल्यूट का। ठीक है, तो यही क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे डिवाइड किससे कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि किस में है लीटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगी मोलैरिटी। ठीक है, और या फिर अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मास ऑफ सोल्यूट को W से डिनोट कर दोगे, ग्राम्स वेट में लिख दोगे, मोलिकुलर मास को मोलिकुलर मास इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V से हमने डिनोट कर दिया, जो कि किस में है लीटर्स में है। अब देखो ये लीटर्स में है। ठीक है, अगर मान लो आपको वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में गिवन है, तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 ml के इक्वल होता है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। ठीक है, और अगर मान लो आपको जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, वो किस में गिवन है ml में गिवन है, तो क्या कर देंगे बस यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml के इक्वल है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला था, अगर मान लो अगर आपको ml में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो आपने क्या कर देना है बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वॉल्यूम किस में हो जाएगी ml में हो जाएगी, यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर देना जो मिलीलीटर वाली है। ठीक है, तो ये क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या हो जाएंगी मोल पर लीटर, किससे डिनोट करेंगे कैपिटल M से। नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया बस हमने। ठीक है, सिंपल है। और क्या है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर मिलीलीटर में है तो बस क्या कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं नॉर्मेलिटी। ठीक है, सेम है नॉर्मेलिटी भी, सिर्फ क्या डिफरेंस है देखो, नॉर्मेलिटी क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं। ठीक है, जो हमने अभी क्या किया था मोलैरिटी किया था, उसमें हमने क्या किया कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। नॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब मोल्स तो हमें पता है कि क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पता, इसीलिए नॉर्मेलिटी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल ईजी है, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वैसे ही हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी निकाल सकते हैं। देखो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको अगर कैलकुलेट करने हैं तो इट विल बी इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास। जब आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो तो क्या लिखते हो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। जब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखो मोलिकुलर मास तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर आपको इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, मान लो किसी एलिमेंट का, मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट है, उसका हमें क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो आपको सिर्फ क्या कर देना है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास को तो आपको पता है, वैलेंसी भी पता है। फॉर एग्जांपल मान लो एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का 23, वैलेंसी आपको पता है इसकी कितनी होती है 1, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 23 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मान लो मेरे को एलिमेंट का निकाल के मुझे किसी एसिड का निकालना है इक्विवेलेंट मास, तो कैसे निकालोगे, जो एसिड है उसका मोलिकुलर मास, ठीक है, उसका क्या लिखोगे मोलिकुलर मास, वो तो आपको आता है कैलकुलेट करना, उसको डिवाइड कर दोगे उसकी बेसिसिटी से। अब बेसिसिटी आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसिएबल H पॉजिटिव आयंस इन 1 मोलिक्यूल ऑफ एसिड, एसिड के एक मोलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ डिस्प्लेसिएबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं वो उस एसिड की क्या है बेसिसिटी। अब मान लो मैंने क्या ले लिया HCl ले लिया, ठीक है, मुझे इसका क्या निकालना है इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका मोलिकुलर मास लिखो कितना बनेगा, क्लोरीन का क्या होता है 35.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी है, देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन्हीं दोनों से कंबाइन होकर बना है, तो कितने आयन दे देगा, एक ही हाइड्रोजन आयन देगा, तो डिवाइड बाय 1 कितना हो गया इक्विवेलेंट मास 36.5 यूनिट आ गया, सेम ही है।
ठीक है। अगर मान लो मुझे निकालना है H2SO4 का, तो आपको पता है कि जो H2SO4 है ये 2 H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास लिखो इसका कितना बनेगा, 2 × 1, सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो 4 × 16 कितना बनेगा ये 2 + 32 + 64, ये कितना आ गया 98 यूनिट्स आ गया। ये कितना आ गया, ये 98 यूनिट आ गया इसका मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास लिखो यहाँ पे 98 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी बनेगी, 2 हाइड्रोजन आयन फर्निश करता है, तो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं 2, तो 98 को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, मतलब उसकी बेसिसिटी से, तो 49 यूनिट। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। समझ आ गया। तो इस तरह से आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, उसके मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी, मतलब जितने उसके अंदर हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल हैं, जितने हाइड्रोजन आयन वो फर्निश करता है, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मान लो मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी बेस का, तो आप क्या करोगे, उसके मोलिकुलर मास को डिवाइड कर दोगे उसकी एसिडिटी से, ठीक है। एसिडिटी क्या होगी, अब जितने वो OH नेगेटिव आयन को क्या कर सकता है, फर्निश कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो एसिडिटी क्या होगी, आप कर चुके हो ना ये 9th क्लास में, नंबर ऑफ डिस्प्लेसिएबल हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, इन वन मोलिक्यूल ऑफ बेस। जो बेस का एक मोलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है, वो उसकी एसिडिटी है। मान लो मुझे किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। आपको पता है कि Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है। मोलिकुलर मास इसका कितना बनेगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो कितना बन जाएगा 40 यूनिट्स, ठीक है। मोलिकुलर मास कितना हो गया 40, ठीक है। 40 डिवाइड बाय एसिडिटी कितनी है, एक ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो 40 डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 40 यूनिट्स, राइट। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, मैंने क्या कहा कि नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालने हैं, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। अब मोलिकुलर मास तो हम क्या कर देते थे, एटॉमिक मासेस का सम कर देते थे, ठीक है। इन वन मोलिक्यूल जितने एटम्स प्रेजेंट है उन सबके एटॉमिक मासेस का हम सम कर देते थे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, अगर किसी एसिड का निकालना है तो उसके मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, अगर किसी बेस का निकालना है तो उसके मोलिकुलर मास को उसकी एसिडिटी से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट मासेस। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या होती है नॉर्मेलिटी, अगर आप नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है ये, लीटर्स में है, जैसे हम मोलैरिटी में करते थे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। वैसे ही यूनिट्स बन जाएंगी, ठीक है। पहले मोल्स थे तो वो थी मोल पर लीटर, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी किसकी, नॉर्मेलिटी की, ठीक है। क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने अभी बताया कि क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके होंगे, ये सोल्यूट के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना हो तो मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, जैसे हमने किया था गिवन मास बाय मोलिकुलर मास होता है मोल्स का, तो हमने वहाँ पर किया था ना, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, वो भी किसका हो जाएगा, सोल्यूट का, ठीक है। और ये नीचे तो यही होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, इन लीटर, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं हम नॉर्मेलिटी को, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हमने मास और इक्विवेलेंट मास लिख दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना आता है, मास हमें पता है सोल्यूट का, ठीक है। तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन की लीटर्स में, ठीक है। इसको अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो मास ऑफ सोल्यूट के लिए वही हम वेट यूज़ कर लेंगे जो कि किस में है, ग्राम्स में है, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, इनटू में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमने V लिख दिया जो कि लीटर्स में है। ठीक है, अब वही है कि अगर लीटर में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू में 1 बाय V। लेकिन अगर हमें मान लो जो वॉल्यूम है वो ml में गिवन है तो क्या करोगे, बस जैसे पहले किया था 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लीटर इज़ 1000 ml, तो जो वॉल्यूम है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में। तो अगर लीटर में है तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मिलीलीटर में है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। सेम है, ठीक है। अब देखो एक होती है मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मैं बताना भूल गई आपको वहाँ पर, मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है, और एक होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है, और दोनों बिल्कुल सेम ही है। देखो क्या है, देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, मान लो मैंने इसके अंदर क्या बना लिया, एक सेलिन सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है, NaCl सॉल्यूशन बना लिया, सेलाइन सॉल्यूशन बना लिया। मान लो इस टाइम पे इसकी जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है, और जो इसकी मोलैरिटी है इस वॉल्यूम पे वो क्या है, M1 है, ठीक है। और अब मैंने मान लो इसकी क्या कर दी, डाइल्यूशन कर दी। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में है। तो अगर मैं इसके अंदर NaCl सॉल्यूशन है वाटर में, सॉल्वेंट जो है वो मैं थोड़ा सा वाटर इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर दूँ तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया तो अल्टीमेटली जो सोल्यूट है उसका अमाउंट कम हो गया, तो डाइल्यूशन कर दिया मैंने इसका मान लो, और ये अब डाइल्यूशन करके, ठीक है, हमने सॉल्वेंट का अमाउंट थोड़ा सा और ऐड कर दिया, तो मान लो इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया V2। और आपको पता है कि जो मोलैरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है ना। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज करेगी। तो अब मान लो मोलैरिटी हो गई M2, ठीक है, समझ आया। हमने क्या लिया, एक NaCl सॉल्यूशन लिया, उसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 थी, उसको डाइल्यूट कर दिया, वॉल्यूम V2 हो गई और मोलैरिटी M2 हो गई, ठीक है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो इसमें क्या होगा कि जो M1V1 है वो किसके इक्वल होगा, M2V2 के इक्वल होगा। मतलब अगर आप इनिशियल सिचुएशन में मोलैरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो वो अभी भी क्या होगा, इक्वल होगा मोलैरिटी और वॉल्यूम, मतलब M1 M2 में चेंज हो गया, V1 V2 में चेंज हो गया, लेकिन जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अभी भी क्या रहेगा, सेम। मतलब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो अभी भी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। जो M1 V1 है वो किसके इक्वल होगा, M2 V2 के इक्वल होगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। क्या है ये, मोलैरिटी इक्वेशन। ऐसे अगर मान लो मैंने इसकी मोलैरिटी मेजर ना करके मान लो मैंने नॉर्मेलिटी मेजर किया, और यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है वो N1 है, और जब मैंने वॉल्यूम को V2 कर दिया डाइल्यूशन के बाद, मान लो वॉल्यूम V2 हो गई। आपको पता है नॉर्मेलिटी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे ही डिपेंड करती है, तो मान लो जो नॉर्मेलिटी है वो क्या हो गई, N2 हो गई इस केस में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि जो N1V1 है वो किसके इक्वल होगा, बिल्कुल वैसे ही N2V2 के इक्वल होगा। कि नॉर्मेलिटी जो है वो चेंज हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गई, लेकिन जो प्रोडक्ट है इनिशियल सिचुएशन में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का, वो फाइनल सिचुएशन में भी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल ही रहेगा, राइट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या है ये, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, राइट। तो इसके बेसिस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल जो है वो आ जाते हैं, समझ आ गया। तो दिस इज मोलैरिटी इक्वेशन या फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन, राइट। तो ये होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, जैसे मोलैरिटी हमने किया था, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, 4.9 ग्राम, ठीक है। मोलैरिटी मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। वो किस में है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में है, ठीक है। और मुझे इसकी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की। तो कैसे निकालोगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट लेते हैं ग्राम्स में। सोल्यूट क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कितना गिवन है, वेट 4.9 इसका मास गिवन है, तो यहाँ पर लिख दो 4.9 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास होता है सोल्यूट का, इसका मोलिकुलर मास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 16, 4 मल्टीप्लाइड बाय में 16, तो ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो 4.9 डिवाइड बाय 98 मोलिकुलर मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाय में 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, लीटर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मैंने आपको क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ 1 ml, इसका मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हमें 500 ml दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम जो है वो हमें ml में गिवन है। तो ml में गिवन है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml पुट कर दो, क्या हो गया 500। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि जो वॉल्यूम है वो किस यूनिट में दी हुई है,
ठीक है। अगर हम यहाँ पर नहीं चेक करेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम ml में है तो हमारा, अगर हम यहाँ पे हमने 1000 नहीं लिखा तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, राइट। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1/10 0.1 मोल पर लीटर। क्या होती है यूनिट, मोल पर लीटर, ठीक है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो ये क्या हो गई, इस H2SO4 की इस सॉल्यूशन में मोलैरिटी हो गई, ठीक है। या फिर इस इतने मोल्स 0.1 मोल्स प्रेजेंट हैं सल्फ्यूरिक एसिड के इस सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोल पर लीटर। समझ आ गया। इसी की अगर मान लो मुझे क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, ठीक है। मान लो सेम है हमारे पास, क्या है, 4.9 ग्राम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, किसमें, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। और इसकी मुझे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए भी आप क्या करते हो, वेट लेते हो, कितना होएगा 4.9, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम जो है अगर ml में लेना है तो यहाँ पर 1000 रहेगा, ml कितना हो जाएगा 500 ml। अब वहाँ पर तो हमने क्या लिया था, मोलिकुलर मास, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास लेते हैं सोल्यूट का, बस इतना ही डिफरेंस है। तो हमने वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया था, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो ये क्या है, एसिड। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलिकुलर मास कितना आया था 98, बेसिसिटी कितनी है 2 हाइड्रोजन आयंस फर्निश करता है, तो डिवाइड बाय कर दो 2, तो ये क्या आ जाएगा 49, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो 49, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1/5, तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये क्या आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई सॉल्यूशन की, ठीक है। पहले हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करी थी इस सॉल्यूशन की, और ये अब हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करी है, राइट। समझ आया। तो ये थे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मोलैलिटी, ठीक है। क्या है मोलैलिटी, देखो जो मोलैलिटी है, ठीक है, जो हमने अभी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किया, वो दोनों क्या है, वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। और वॉल्यूम फर्दर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो जो वॉल्यूम है वो चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज करेगा तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी है वो रिलायबल क्वांटिटी नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर पे कुछ अगर वैल्यू है, तो अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने, ज़्यादा या कम कर दिया, तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोलैलिटी यूज़ करते हैं। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, मतलब 1 पर केजी ऑफ सोलवेंट। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सोलवेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो हमने यहाँ पर सोलवेंट लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, डिजोल्व पर केजी, मतलब हमने मास कंसीडर किया है। अब मास तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये चेंज नहीं होगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रिलायबल क्वांटिटी है, राइट। तो मोलैलिटी इज मोर रिलायबल देन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अब मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल m इसका सिंबल है, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ठीक है। फिर वही बिल्कुल से नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट किस में है, ग्राम्स में, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोलवेंट, ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट के लिए W जो कि ग्राम्स में है, फिर यहाँ पर आ जाएगा मोलिकुलर मास, इनटू में 1 बाय मास ऑफ सोलवेंट हो गया जो कि किस में है, किलोग्राम में है। और अगर मान लो ये ग्राम्स में गिवन है तो आप क्या कर दोगे, बस वेट है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास है, इनटू में 1000, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा। वही है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के केस में किया है, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोलवेंट है, तो जो यूनिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मोल पर केजी, क्या हो जाएंगे यूनिट्स, मोल पर केजी। समझ आ गया। वही है, बिल्कुल सिंपल है। मोलैलिटी भी जैसे हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी किया था बिल्कुल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स हैं। मान लो 1 जो है वो मैं सोल्यूट के लिए यूज़ कर रही हूँ, और जो 2 है वो मैं किसके लिए यूज़ कर रही हूँ, सोलवेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है।
तो अगर मान लो मुझे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे करोगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं x। सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो लिख दिया x1, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मान लो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं n1 और सॉल्वेंट के कितने हैं n2, तो टोटल कितने होंगे n1 प्लस n2। तो अगर आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, तो x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ऐसे ही अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो x2 इज इक्वल टू, तो अब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आप ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 ये हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अगर मान लो 3 कंपोनेंट्स है तो x3 हो जाएगा, तो वो n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। और x1 प्लस x2 प्लस x3 हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह हम कितने भी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन, राइट। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया है सारी कंसंट्रेशन टर्म्स के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बुक में से न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स ही करेंगे जिससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।